नमस्कार, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं प्रदीप चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 विषय विज्ञान, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। इसमें जो टॉपिक जो चल रहा है वो है रासायनिक समीकरण का लिखना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है। रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं के संक्षिप्त में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं कि जो अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं उनको जो है रासायनिक सूत्रों और उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में संक्षिप्त में लिखा जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में क्या और कैसे लिखना होता है, वो इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात, रासायनिक समीकरण में हम क्या देखते हैं कि अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, को लेफ्ट हैंड साइड में, तथा उत्पाद को राइट हैंड साइड में कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये पहला बिंदु है कि अभिकारक जितने भी होते हैं, अभिकारक को तो लिखा जाता है कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो उत्पाद बनते हैं उनको कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लीजिए कि अभिकारक के रूप में मैग्नीशियम और क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ लिखे जाते हैं क्या, अभिकारक। क्या लिखे जाते हैं, अभिकारक लिखे जाते हैं। और यहाँ पर ये तीर का चिन्ह लगाया और उसके बाद में जो उत्पाद बनेगा उसको यहाँ राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा MgO, ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर इसको, ये बैलेंस किया। तो ये है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में लिखा गया किसको, उत्पाद को लिखा गया। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि अभिकारक को तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद को कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। फिर इसके बाद में अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाएगा। अगर अभिकारकों की या उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक रहती है तो उनके बीच में किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का, यानी कि धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ कि अभिकारक अथवा उत्पाद 2 या 2 से अधिक होते हैं, तो उनके मध्य कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, धनात्मक। तो उनके मध्य धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में किसका, तीर का निशान बनाया जाता है या तीर का निशान लगाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें, अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य में या बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, अब ये तीर का चिन्ह जो लगाया जाता है, इसका जो अग्र सिरा जो होता है वो हमेशा कहाँ रहता है, उत्पाद की तरफ रहता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि तीर के निशान का अग्र सिरा उत्पाद की तरफ रहता है। ठीक है, और ये तीर का निशान क्या प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया की दिशा को। किसकी दिशा को, अभिक्रिया की दिशा को। तो तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को, किसकी दिशा को, अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब
क्या होता है कि कई बार अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, तब उसमें हम क्या करते हैं, दो अर्ध तीरों के जो निशान है वो अभिकारक और उत्पाद के बीच में बनाते हैं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसमें केवल एक और पूर्ण तीर का निशान बनाया जाता है, ठीक है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है, अतः अभिकारक व उत्पाद के मध्य दो अर्ध तीर के निशान, जिनके सिरे दोनों दिशाओं की ओर इंगित होते हैं बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि तीर के निशान जिनके सिरे दोनों दिशाओं की ओर इंगित होते हैं उनको बनाया जाता है। तो वो जो निशान होता है वो कैसे बनाया जाता है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाया जाता है। ये बनाया जाता है कौन सी अभिक्रियाओं में, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। और आपको पता है कि अगर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो केवल एक सिंगल तीर का चिन्ह ही लगाया जाता है जो अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है, ठीक है। अब इसके साथ में क्या होता है कि कई बार अभिक्रियाएं जो होती है विशेष ताप, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो जब विशेष ताप, दाब और उत्प्रेरक ऐसी विशेष परिस्थितियां पाई जाती है तब इन परिस्थितियों को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट आता है, कुछ अभिक्रियाएं विशेष ताप या विशेष परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ठीक है, ताप, दाब और क्या, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। जिसे तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैं लिखता हूं N2 + 3H2, ये हो गया यहाँ पर ये हो जाएगा नाइट्रोजन और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और जो अनुपात लिया गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो 1:3 में लिया गया है। अब इससे निर्माण होता है अमोनिया का। किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। और जो अमोनिया बनता है उसका जो फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है ना, NH3। और यहाँ पर जो अमोनिया बनेगी वो मात्रा में कितनी बन जाएगी, यहाँ पर उसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अमोनिया बन गया। अब ये आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का जो निर्माण हुआ है ये कैसी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसलिए इसमें दोनों दिशाओं में तीर का निशान जो है बनाया गया है, ठीक है। अब चूंकि ये अभिक्रिया विशेष ताप, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, ठीक है, विशेष ताप, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, तो उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाता है 200 वायुमंडलीय दाब। ये अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया को होने के लिए जो दाब चाहिए वो कितना चाहिए, 200 वायुमंडलीय दाब। और जो तापमान चाहिए, तापमान कितना चाहिए इसके लिए, तापमान इसके लिए चाहिए 450 डिग्री
सेल्सियस लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक, 450 से कितना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान चाहिए। और यह जो है अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में होती है। और यहाँ पर चाहिए लोहे का चूर्ण यानी कि Fe, और उत्प्रेरक वर्धक जो चाहिए वो है यहाँ पर मोलिब्डेनम यानी कि MO। तो यहाँ इस उदाहरण को देख करके आपको यह समझ में आ गया होगा कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो विशेष परिस्थितियों में होती है और उन विशेष परिस्थितियों को तीर के निशान के ऊपर और नीचे लिखा जाता है। फिर से समझिएगा, ये है नाइट्रोजन H2 और ये है हाइड्रोजन 3H2 लिखा हमने, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो अनुपात लिए गए वो 1:3 में लिए गए हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है और निर्माण हुआ किसका, अमोनिया का। यह अभिक्रिया विशेष परिस्थिति में होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए वायुमंडलीय दाब चाहिए कितना, 200 वायुमंडलीय दाब, तापमान चाहिए 450 से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस, और उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक जो इसमें चाहिए वो है Fe और MO, यानी कि लोहे का चूर्ण चाहिए, और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यहाँ क्या आता है, मोलिब्डेनम आता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाएं जो होती है वो ऊष्मा शोषी होती है और कुछ कैसी होती है, ऊष्मा शेपी। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शेपी का मतलब आप जानते होंगे। ऊष्मा शेपी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊष्मा शोषी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो ऊष्मा को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। तो ऊष्मा शेपी में ऊर्जा मुक्त हो रही है और ऊष्मा शोषी में ऊर्जा को ग्रहण किया जा रहा है। तो मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उसको हमेशा उत्पाद के साथ में धनात्मक चिन्ह के साथ में लिखा जाएगा, और जो ग्रहण की जाती है ऊष्मा उसको हमेशा उत्पाद के साथ में ऋणात्मक चिन्ह के साथ में प्रदर्शित किया जाता है। फिर ये जो अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं इनकी जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो भी लिखी जाती है, लेकिन संक्षिप्त में प्रतीक चिन्ह के रूप में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सॉलिड यानी कि ठोस है तो लिखा जाता है S। ठीक है, और इसके साथ में अगर मान लीजिए कि तरल है तब लिखा जाता है लिक्विड का L। ठीक है, गैस है G, है ना, क्योंकि गैस की स्पेलिंग क्या होती है, GS, तो इसका जो शॉर्ट है वो प्रतीक चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई जलीय द्रव है ना, तो उसके लिए लिखा जाता है AQ। एक्वस का क्या लिखा जाता है, AQ लिखा जाता है। तो पहले ये 7 पॉइंट है, उसके बाद में बचे हुए 2 पॉइंट मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण का लिखना। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में तथा उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, अभिकारक लिखे गए लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद जो बना उसको लिखा गया है राइट हैंड साइड में। अभिकारक अथवा उत्पाद 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनके मध्य में जो है धनात्मक का जो है चिन्ह लगाया जाता है। आप देख सकते हैं अभिकारक 2 है तो उनके बीच में धनात्मक का चिन्ह लगा दिया गया, और अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य में तीर का चिन्ह लगाया जाता है। ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, और तीर के निशान का अग्र सिरा उत्पाद की तरफ रहता है। तो आप देख सकते हैं ये तीर का निशान का अग्र सिरा उत्पाद की तरफ है, ठीक है। फिर तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है ना, अभिकारक से उत्पाद की तरफ, ठीक है। फिर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि उसमें अभिकारक और उत्पाद के मध्य में 2 अर्ध तीर के निशान जिनके सिरे दोनों दिशाओं की ओर इंगित होते हैं बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर कुछ अभिक्रियाएं विशेष परिस्थिति जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, और इन विशेष परिस्थितियों को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है क्या, अमोनिया, और ये अभिक्रिया 200 वायुमंडलीय दाब, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप और Fe तथा मोलिब्डेनम MO, है ना, उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में होती है। और साथ में ये अभिक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है, इसलिए डबल तीर के निशान के साथ में इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब आगे के पॉइंट आपको समझा देता हूं। आगे के 2 पॉइंट जो है वो क्या है वो आप समझ लेना। 8वें नंबर पे पॉइंट आ रहा है, और वो पॉइंट क्या आ जाएगा, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया में, ऊष्मा शेपी
अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा को उत्पाद के साथ धनात्मक यानी कि प्लस चिन्ह से लिखा जाता है। ठीक है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अवशोषित या ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पाद के साथ ऋणात्मक यानी कि माइनस चिन्ह से लिखा जाता है। एक बिल्कुल ही सामान्य तरीके से, जैसे एक तरफ है अभिकारक और अभिकारकों से निर्माण हुआ किसका, उत्पाद का। मान लीजिए कि ये जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, और मुक्त होने वाली ऊर्जा को यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ में लिख दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अभिक्रिया जो है वो कैसी है, वो है ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अभिकारक से जब उत्पाद बनते हैं तो क्या ग्रहण की जाती है, ऊर्जा ग्रहण की जाती है, और उस ऊर्जा को माइनस चिन्ह के साथ में लिख दिया जाता है उत्पाद के साथ में। ठीक है ना। अब ये ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में हो सकती है, तो यहाँ पर ये ऊष्मा। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में अंतिम जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये रहेगा कि जो भौतिक अवस्थाएं होती है अभिकारक की और उत्पाद की, उनको संक्षिप्त में प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। संक्षिप्त में और कैसे लिखा जाता है, प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था की कौन सी अवस्था, भौतिक अवस्था। अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था को संक्षिप्त में प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ठोस, ठीक है ना, ठोस के लिए S। ठीक है, फिर इसी तरीके से तरल के लिए L लिक्विड का। ठीक है, इसी तरीके से गैसीय अवस्था है तो गैस के लिए क्या हो जाएगा, G। और क्या है, जलीय, ठीक है, अवस्था के लिए एक्वस का A और Q, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखें, जैसे मान लीजिए कि कोयला, जिसको C से प्रदर्शित किया जाता है, कोयला कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर इसके पास में लिख दिया जाता है S, सॉलिड। ठीक है, अब इसकी क्रिया होती है ऑक्सीजन गैस के साथ में। जब कोयले का दहन किया जाता है तो क्रिया किसके साथ में होगी, ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ लिख दिया जाता है O2। और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो यहाँ पास में लिख दिया जाएगा G। ठीक है, और इन दोनों के मध्य जब क्रिया होती है तब क्या बन जाएगा, CO2। क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, तो उसके लिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा क्या, G लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से
अभिकारक और उत्पाद की जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो संक्षिप्त में प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखी जाती है। ठोस के लिए S लिखा जाएगा, तरल के लिए L लिखा जाएगा, गैस के लिए G लिखा जाएगा और जलीय अवस्था के लिए AQ लिखा जाता है। जैसे कोयला C से प्रदर्शित किया जाता है, ठोस होता है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, S लिखा। ऑक्सीजन गैस होती है तो इसके पास में हमने G लिखा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी गैस होती है तो यहाँ क्या लिख दिया, G लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने समझा रासायनिक समीकरण के लिखने के बारे में और ये इसके मुख्य बिंदु थे।